बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। मैं हूं चौधरी नुमान। मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला मंगल के रोज़ उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। उसके बाद से पूरे मुल्क में एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हुकूमत की जानिब भरपूर कोशिश की जाती रही कि कोई ना कोई ऐसा मुकदमा लाजमी बना दिया जाए कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना हो सके। लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल रही इंतहाई खौफनाक भी थी और शर्मनाक भी थी कि इमलाक को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर हाउस में जिस तरह से लोग घुसे, उसके अलावा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, बाकी तनसीबात को भी जो नुकसान पहुंचाया, इंतहाई काबिल मजम्मत थी। लेकिन ये मामला हुआ क्यों, कहाँ से शुरू हुआ और इसके नतायज क्या मिला? क्या हुकूमत को कुछ मिला? क्या नैब ने गिरफ्तारी अमल में लाई? क्या नैब कुछ रिकवर कर सकी है इस गिरफ्तारी से? तो इस सारे मामले के अंदर फ़ायदा किसको हुआ और किससे नुकसान हुआ, इस पर आज बात करेंगे। हुकूमत को वाज़े तौर पर यह लगता था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्होंने गिरफ्तार किया। नैब के ज़रिए से ये गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन रेंजर्स एहलकार वहाँ पर आए और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, भरपूर तनकीद की जाती रही कि इस तरह से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जानी चाहिए थी। लेकिन चूँकि गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और बज़ाहिर यूँ लग रहा था उस टाइम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी फैसला जारी करेगी, फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। बड़ी गुस्से में चीफ जस्टिस साहब भी नजर आए, लेकिन रात 10 बजे के बाद ये फैसला तकरीबन आ गया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी थी। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई और कल इनकी वाज़े तौर पर गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को रिहा कर दिया और उनको गेस्ट हाउस में आज दिन 11 बजे तक रखा गया और उसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया और अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर, और वहाँ पर इमरान खान को ज़मानत मिल गई। जितने केसेस थे इमरान खान पे उनको ज़मानत मिल गई और बिल आखिर उनकी रिहाई मुमकिन हो गई है। तो जब ये मामला आपने पकड़ के गिरफ्तार करके ये मामला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, मुल्क में अफरा तफरी फैली, नुकसान हुआ, किसे हुआ? आम आदमी को हुआ, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। तो ये सारी सूरत हाल से किसे फ़ायदा हुआ और किसे नुकसान हुआ? हुकूमत ने गिरफ्तारी की, नैब ने गिरफ्तारी करनी थी और रिकवरी करनी थी, कुछ रिकवर ना कर सके, कोई तफ्तीश ना हो सकी, इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी, आज ज़मानत पर उनको रिहा भी कर दिया गया है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े अहकामात दिए हैं कि इमरान खान को किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तारी करनी है तो पहले उनको बताना भी पड़ेगा। नया मुकदमा अगर बनाया जाता है तो उसके हवाले से भी ये कहा गया कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पीर की सुबह तक ये वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि गिरफ्तार ना किया जाए और पीडीएम जमातों की जानिब से इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धुआंधार अपनी मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि पीर को एहतजाज किया जाएगा। पीर वाले दिन उन्होंने अपने कारकुनान से भी कह दिया कि मुल्क भर से जो लोग आइन और कानून से मोहब्बत करते हैं वो लोग एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की जानिब बढ़े और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है? दूसरी तरफ हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत ने 2 काबीना के इजलास बुलाए और इजलास में यह फैसला किया जाना था कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की जाए या नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़राए का यह कहना है कि मुखालफत की है मुल्क में एमरजेंसी की। मुल्क में एमरजेंसी की कोई वक़्त ही नहीं और इस टाइम सूरत हाल ऐसी है भी नहीं कि एमरजेंसी नाफिज की जाए। और हुकूमत के बस में देखा जाए तो हालात तो कंट्रोल करने की अहलियत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इस सारी सिचुएशन का किसे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? इसमें पिस्ती तो आवाम रही है, नुकसान आवाम का हुआ। और दूसरी तरफ इंटरनेट जो बंद किया गया, इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से मुल्क में जो नुकसान हुआ है वो भी रिपोर्ट आप तक पहुँचाते हैं कि जो नुकसान उठाना पड़ा इंटरनेट की बंदिश की वजह से, डिजिटल पाकिस्तान को 13 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ टेलीकॉम इंडस्ट्री का ये कहना है कि 3 दिन में टेलीकॉम सेक्टर को भी 2 अरब 46 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तो यानी कि पिस्ती तो आवाम रही है, ना हुकूमत के पास कुछ आया बजाय इसके और सिवाय इस रुसवाई के और तो हुकूमत के पास भी कुछ नहीं आया। लेकिन इमरान खान को तो ज़मानतें मिल गई, उनको जो हरासा किया जा रहा था इस सारे मामले के अंदर, इमरान खान के लिए तो बेहतर ये हो गया कि उनको रिलीफ मिल गया है। हुकूमत ये
बयानी अपना रही है और पीडीएम जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है, लाडले का इल्ज़ाम दिया जाता है। दूसरी तरफ हुकूमत का भी रवैया अगर देखा जाए तो जजेस के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो गुफ्तगू की, जो उनका लबो लहजा था और जिस तरह से धमकी आमेज़ अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने जिस तरह से धमकियाँ दी हैं, जजेस को धमकियाँ दी, घरों को जलाने के हवाले से बातें की जाती रहीं और सारी सूरत हाल में उनका बाद में मौक़िफ़ यह आया कि हमने बज़ाहिर कोई धमकी नहीं दी, हमने पेशन गोई की है। तो पेशन गोई भी बज़ाहिर तो धमकी ही नज़र आ रही थी, लेकिन सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो अगर इमरान खान लाडले हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो फिर क्या वजह है कि पीडीएम जमातों के रहनुमा आके धुआंधार तनकीद करते हैं और जजेस पर ख़ासी तनकीद करते हैं, उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि वो इमरान खान की साइड लेते हैं। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। क्या वजह है उनके तहम्मुल का मुजाहरा करने की? इमरान खान ने बात की थी पिछले दिनों में ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, मौजी जज साहिबा के हवाले से, जो कि उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उनको तो बुलाया गया और उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन ताहाल अभी जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो बयान दिया, जिस तरह से तकरीर की, उस पर तो कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार खान साहब और उसके अलावा माहिर कानून वकास अब्रेज़ साहब भी हमारे साथ होंगे। वकास साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सतार साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सारी सूरत हाल के ऊपर मैं वकासा पहले आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो ये बताइएगा, आज जो सारा मामला आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कल की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक चीज जो हमारी कस्टमरी और कन्वेंशनल प्रैक्टिस के खिलाफ थी कि एक शख्स जो है अपने आप को कोर्ट के सुपुर्द करता है, अपनी कस्टडी कोर्ट को सरेंडर करता है, तो फिर कोर्ट की रजिस्ट्री से या कोर्ट के अहाते से कैसे उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। आल्दो के हमने ये देखा कि माजी करीब के अंदर, माजी बैद के अंदर इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद है। अगर कल गलत ये चीज हुई थी तो आज भी ये गलत होगी और मुस्तकबिल में भी गलत होगी। ये इस चीज की कोई तौजीह, इस चीज की कोई रीजनिंग नहीं हो सकती। लिहाजा अगर कल हुआ तो कल भी गलत था, आज हुआ है तो आज भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें उनकी अरेस्ट एंड डिटेंशन को जो है वॉइड अब इनिशियो करार दिया गया है, नलीफाई कर दिया गया। आई डू अप्रिशिएट एंड माय दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये एंटिसिपेट किया जाता था। आज का जो फैसला है मेरे ख्याल में दैट इज मच मोर हिस्टोरिकल एंड दैट इज मच मोर लैंडमार्क एज कम्पेयर टू द यस्टरडे डिसीजन। चूंकि आज के फैसले के अंदर एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया गया, एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी है टिल द 17th ऑफ मई, जिसके अंदर इमरान खान साहब जब तक वो फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन और प्रिंसेस में रहेंगे तब तक उनको कोई भी सीन या अनसीन, कोई भी अवेयर या अनअवेयर केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी अपेक्स कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स कैन बी टेकन इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, तो ये वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर यस्टरडे भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को अपनी तहवील में, अपनी निगरानी में रखा, और एट द सेम टाइम आज का जो ऑर्डर था उसके अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ही दिया गया, चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल कर रहे थे। उसमें भी दो रीजनिंग थी। एक ये हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 9 से 28 तक और 28 से 38 तक जो फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला और बुनियादी जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो आर्टिकल 9 है, जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है। अगर कोई शहरी ये समझता है कि रियासत जो है मेरा राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करने से या प्रिजर्व करने से कासिर है, एंड आई डू फील एग्री फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द स्टेट, तो वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट से रजू कर सकता है, वो अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। और हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रखती है, अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट रखती है कि वो तमाम शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करे। तो मैं समझता हूं कि कल का जो सुप्रीम का ऑर्डर था वो भी हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, लेकिन आज का जो ऑर्डर था ये पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक्सेप्शनल भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। और एट द सेम टाइम मैं एक बात जरूर करूंगा कि ये कहा जाता है कि इस तरह का माजी में कोई ऑर्डर नहीं मिला या माजी करीब के अंदर कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। मैं जरूर एक बात करूंगा इस में कि हमारे लॉ के जो सोर्सेज हैं वो 3 या 4 हैं, जिसमें लेजिस्लेशन जो है फर्स्ट सोर्स है, प्रेसिडेंट सेकंड सोर्स है, और जो कस्टम है वो थर्ड सोर्स है। जो प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट जो है जजेस के फैसले हैं, जो इनकी मिसालें हैं, आइंदा आने वाले वक्त में गाइडलाइन या एक्शन प्रोवाइड करती हैं,
मैं ये समझता हूँ ये मोस्ट अपग्रेडेड, अपडेटेड और लेटेस्ट सोर्स कंसीडर किया जाता है कि कोई भी लॉ के अंदर कोई एक लेटेस्ट फैसला आ जाता है मौजूदा वक्त के मुताबिक, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। चूंकि हमारे लॉ के अंदर ये बात कही भी जाती है, मानी भी जाती है, एवरी केस हैज इज ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और उन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में उसे मेजर किया जाता है, उसे एजुडिकेट किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। लिहाजा ये जो एक नया प्रेसिडेंट बना है, अगर किसी शख्स की जिंदगी को कोई खतरा लाक हो, और कोर्ट्स इस हद तक जा सकती हैं कि अपनी निगरानी में ले सकती हैं, कोर्ट इस हद तक जा सकती हैं कि उनको ये लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से कोई शख्स बाहर निकलेगा तो उसकी जान जाने का खदशा है, उसे ऐसी इलीगली या अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कोर्ट का बड़ा खुशाइंद जो है एक स्टेप हम इसे कह सकते हैं। आल दो के बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते थे कि शायद ये जुडिशियल ओवररीच है, लेकिन मेरे नजदीक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई मस्ट अप्रिशिएट माय दिस डिसीजन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और वकास साहब, जिस तरह से आपने इस सारे मामले के ऊपर बात की है, दूसरी तरफ जो तनकीद इस टाइम की जा रही है पीडीएम जमातों की जानिब से, और कहा जा रहा है कि ये लाडले जैसा सलूक किया जा रहा है इनके साथ, और जैसे कल वो अदालत में गए तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि आपको देखकर खुशी हुई है। इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि किस तरह से उनके साथ लाडों वाला सलूक और ऐसी गुफ्तगू करना, और ये सारी सूरत हाल के अंदर जो मामले के अंदर उनको जैसे ज़मानतें मिली हैं, ज़मानत पे ज़मानत उनको मिल गई है, तो आप समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से जो केसेस बनाए गए थे वो इस कदर कमज़ोर थे कि एक फ़ौरन से इमरान खान उस पर बेल ले लेते हैं, या फिर इमरान खान के वकला की जो टीम है वो इस कदर मजबूत है कि वो जितना मर्जी मजबूत केस हो वो उस पर बेल ले लेते हैं? देखिए, इमरान खान साहब के वकला की टीम का तो इसमें कोई कमाल नहीं है। ये तो डायरेक्टली मुझे इस तरह लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद ही सवाल जवाब दिए, और नैब की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इसके माजी में भी इसकी प्रोसिक्यूशन पे और इसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पे बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते रहे हैं, जिसमें जस्टिस बाकर रजवी की जो 87 पेजेस की जजमेंट है, जिसमें मंसूर अली शाह की जजमेंट है कि नैब का दायरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को बनाने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमने देखी और सुप्रीम कोर्ट में नैब को सुक्की का भी सामना करना पड़ा। एट द सेम टाइम जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह उनको कहा खुश आमदीद, आइए, वेलकम, वट एवर द वर्ड ही हैज यूज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, तो हमने जो हाल ही में देखा कि जब बिलावल भुट्टो को उनको सामने पेश होना पड़ा तो बिलावल भुट्टो को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और कहा कि आपकी जो 3 जनरेशन हमें मालूम है कि वो जो है आयन के साथ खड़ी थी, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। और ये बिलीव भी किया जाता है। भाई एक बात सिर्फ करूंगा, ये एक सिर्फ चीज कहना चाहूंगा, ये कहा भी जाता है और हमारे लीगल मैक्सिम भी है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट नॉट बाय देयर वोकल्स कार्ड। जजेस जो है हमेशा अपनी जजमेंट अपने ऑर्डर्स के थ्रू बोलते हैं, इनकी जजमेंट्स बोलती हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं, ना अपनी वो जुबान से कोई बात करते हैं, ना गले से कोई लफ्ज निकालते। ये एक लीगल मैक्सिम है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू बोला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे गंभीर, अंदेशनाक या कर्बनाक हालात के अंदर जब पीडीएम की जमातें जो है वो शोला ब्याह तकरीरों के अंबार लिए आपके खिलाफ खड़े हो, या उनके पास आपको कहने के लिए बहुत सारे पिलंदे हो, देन यू नीड टू स्पीक थ्रू द जजमेंट इन द प्रोफेशनल वे। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये ना भी बात करते, ये इंप्रेशन ना देते जिस तरह इन्होंने उस एक फिक्रे को लेके पूरी अदालत को, और आज तो अदलिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, किसी एक जज की तरफ इशारा नहीं किया गया, सबको प्रेजुडिस करार दिया, प्रेजुडिस है, पार्शल है, बाइस्ड है। मैं ये समझता हूँ कि जो माजी में हमने देखा, जिसका आपने अपने इंट्रो में भी हवाला दिया, मैं आपको सुन रहा था कि एक जेबा चौधरी का केस था और इमरान खान साहब ने उनको क्या कह दिया था कि जिसपे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इंपोज कर दी गई थी। तो क्या ये मरियम औरंगजेब की जो स्टेटमेंट है, जो इनकी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट्स है, ये हुकूमत जो है, मुझे समझता है कि हुकूमत की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने वाली बात है कि आप हुकूमत वक्त हैं और आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप एहतजाज करेंगे। ये मेरे लिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, द सिटीजन ऑफ स्टेट, इट्स अ वेरी अस्टॉनिशिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हुकूमत वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेगी। अपोजिशन की तो समझ आती है कि मुतालबात लेकर आए, अपोजिशन की तो समझ आती है कि वो किसी चीज पे प्रोटेस्ट करे, लेकिन हुकूमत की शायद रिट या अथॉरिटी इस कदर अंडरमाइन हो चुकी है
कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल वकार साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन सत्तार खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी जब ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हम समझते हैं कि वो भी मुनासिब नहीं थे, लहजा उनका काफ़ी सख्त था, उनको यूँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो बिल्कुल अखीर ही की जा रही है। सत्तार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? कल की आपने सारी समात भी देखी, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ होता रहा, और उसके बाद जो तनकीद आ रही है, जो ताबड़तोड़ हमले आ रहे हैं जजेस के ऊपर पीडीएम जमातों और हुकूमत की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 इजलास बुलाए और दोनों इजलास के अंदर उन्होंने डिस्कशन की है कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज की जाए या नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारा मंजरनामा? एक तो ये मैं तकरीबन सो गया था, फिर आप आए तो मुझे उठना पड़ा, क्योंकि कौम जब आपकी तरफ मतवज्जो होती है तो आपको थोड़ा सा बेदार होना पड़ता है, अदरवाइज बंदा कहता है कि चलो सो जाएं। आप इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे उस खाने की फ़िक्र है जो किसी घर में पक रहा था और उस दिन लोग घुसे हैं और वो खाना तक उठा के ले गए। बाकी जो चीज़ें कर रहे थे उनको करनी, चलो ठीक है, उनका मर्ज़ा था, जोश में थे वो, उनका लीडर को पकड़ लिया गया था, लेकिन खाना तक उठा लिया गया वहाँ से। और मेरी इतलात के मुताबिक एक एंकर भी वहाँ पे थे जो निकाब पोश एंकर थे, और उन्होंने एक कोकोला की बोतल भी कहीं अंदर से किसी ने निकाली और उन्होंने उस कोकोला की बोतल से एक गिलास उस एंकर को भी दिया, और एंकर ने भी गनीमत जानते हुए कि ये शायद कभी ये जिसका घर का मालिक है, जो घर में रहता है, वो तो कभी मुझे पानी ना पूछे, तो चले बोतल सही। तो वो ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन हुई, जो कुछ होता रहा, वो जो 2-3-4 दिन में हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा होता है कि इमरान खान साहब कई बातें करते हैं तारीख़ी हवाले से कि तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। मैं उनकी किसी ऐसी बात पे कभी तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि तारीख़ी हवाले से वो बातें गलत साबित होती थी। लेकिन ये बहरहाल तारीख़ में पहली दफ़ा साबित हुई, और पाकिस्तान की तारीख़ में साबित हुई, जो 2-3 दिन तक होता रहा। और जहाँ जहाँ गए हैं लोग और जिस जिस तरीके से गए हैं लोग, उस पे यही है कि ये तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि हमने उनको निढाल देखा, हमने उनको बेबस देखा, हमने उनको लाचार देखा, जिनके सामने पूरे का पूरा पाकिस्तान बेबस होता था, पूरे का पूरा पाकिस्तान लाचार होता था। ये बहरहाल तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है। ये अगर इमरान खान साहब कहें या ना कहें, बहरहाल ये तारीख़ी तौर पर पहली मर्तबा हुआ। अब जो लोगों का गुस्सा था, लोग जिस तरह गुस्से में थे, उन्होंने कहा आपने इमरान को पकड़ा तो पकड़ा क्यों? उन पे करप्शन का इल्ज़ाम हो, उन पे चोरी का इल्ज़ाम हो, किसी किस्म का इल्ज़ाम हो, जब लोग मद्दा, चाहने वाले, सपोर्टर ना माने, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम एक 39 साल की तारीख़ है, अपने कैरियर में मैं काम करता रहा। नैब ने कई ऐसे केसेस, कई ऐसी इंक्वायरीज़ की जिनका वाकई वजूद ही नहीं था, या फिर बड़े घिसे पिटे अंदाज में नैब ने अपने मुखालफिन को, या मुखालफिन कह लें कि उस वक्त का जब टारगेट होते थे, उनके ख़िलाफ़ केस बनाए जाते थे। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है, एक इंक्वायरी हुई है, नैब ने की है। उसमें इंक्वायरी में क्या था, क्या 60 अरब वाकई कमाए गए थे, क्या 60 अरब का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया था, क्या कानून और जो भी चीज़ लागू थी उसके ख़िलाफ़ काम हुआ था। मैंने तो अभी उस पर काम करना था, मेरी तो एक्सेस, मेरी रसाई उस दस्तावेज़ात तक नहीं है, लेकिन मैं उस दस्तावेज़ात तक जाना चाहूँगा कि आखिर उस केस में जान है कि नहीं है। उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा ना कि इमरान मज़लूम है या इमरान वाकई मुल्ज़म है। अब उससे पहले जब अवामी तौर पर लोग ख़ुद फ़ैसला करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जो मर्ज़ी कहें कि उस केस में जान थी नहीं थी, वो एक बिल्कुल ही एक अलग सी बात हो जाती। अब आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों से सवाल करते रहते, मैं आपसे सवाल करूं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि नैब ने जो इंक्वायरी बनाई, जो केस बनाया, क्या वाकई वो बिल्कुल ही लाचार किस्म का केस है, कमज़ोर है, या बड़ा मजबूत है? तो आपका जवाब यही होगा कि मुझे क्या पता, मैंने तो केस स्टडी नहीं किया। तो यही बात है कि केस किसी ने स्टडी किया कि नहीं किया। हम जो हैं, हम दस्तावेज़ात में जाते हैं, हम पसंद नापसंद में नहीं जाते कि ये शख्स हमें पसंद है इसलिए हम कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बता सकी कि क्या केस है। अब ये बातें वो बातें हैं कि नैब के फैसले, केसेस अगर 3 घंटों में हल होने वाले होते
तो 18 साल से नैब में इंक्वायरियाँ क्यों फंसी हुई हैं, इसका जवाब दें ज़रा। 18 साल से नैब में इंक्वायरियाँ चल रही। इंक्वायरी क्या होती है? पहली स्टेज होती है। इंक्वायरी ने अपग्रेड होकर इन्वेस्टिगेशन में जाना होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ट्रायल पे जाती है, रेफरेंस बनता है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। मैं पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी की। 18-20 साल से इंक्वायरी पड़ी हुई है नैब के पास। अब वो आप कहेंगे कि जी ना 3 घंटे में अगर फैसले होने होते तो ये होता कि सुबह गिरफ्तार किया और 3 घंटे में अदालत में जाके आपने साबित किया। मेरे साथ इस वक्त और आपके साथ एक वकील बैठा हुआ है, उसे पता है कि अदालत में जब ट्रायल के लिए चीज आती है तो बेशुमार चीजें पेश की जाती हैं, हक में भी और उसके खिलाफ भी। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो बता रहा होता है कि इन्होंने ये किया, और जो डिफेंस काउंसिल होता है वो उसके काउंटर करने के लिए बता रहा होता है कि ये चीज नहीं हुई। अब वो चीजें तो हुई नहीं, उससे पहले मैं फैसला कर लूं कि ये मजलूम है या जालिम है, ये मुजरिम था या नहीं था, मैं कैसे कर सकता हूं? किस तरह से कर सकता हूं? किस बुनियाद पे कर सकता हूं? अपने यकीन पे कर सकता हूं ना कि मुझे एतबार है उस बंदे पे। ये अजीब सी बात होगी कि मैंने एतबार है। ओ भाई, आपने दस्तावेजात देखे नहीं, केस को पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया, और आप उससे पहले कह रहे हैं हाँ केस को स्टडी करने के बाद। जैसे हम क्या करते थे, केसेस जब बनते थे, इंक्वायरीज बनती थी, जिन तक हमारी रसाई होती थी, जो हमारे हत्थे चढ़ती थी, जो फाइलें चढ़ती थी, उस फाइलों को पढ़ने में हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते थे। उसके बाद उसको बनाने में महीने 2 महीने लग जाते थे। और अब ये कैसी बात है कि आप कह रहे हैं कि 3 घंटे में फैसला। अगर वकील साहब बात सुन रहे हो, 3 घंटे का फैसला, तो अदालत में कोई चीज हो ही ना, पेंडिंग ही ना पड़ी हो। वकास साहब से लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए, लाखों की तादाद में। वकास साहब से सदार खान साहब पूछ लेते हैं। वकास साहब, अभी केस के ऊपर हम भी बात कर रहे थे कि वकला भी उधर पेश हुए हुकूमत की जानिब से भी, तो ये जो केस है यही उनका भी कहना है, ये सदार खान साहब का, कि कैसे नैब वाले ये बता दें 3 घंटे के अंदर के भाई साहब ये केस में ये है और ये हम सामने लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं वो? देखिए, जो वैसे सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस है, वो ये कहता है कि आप किसी भी शख्स की लिबर्टी को तब तक कर्टेल ना करें, मीनिंग देयर बाय अरेस्ट ना करें, डिटेन ना करें, until unless you do have concrete, cogent and plausible piece of evidence which connect the accused person with the commission of an offense, जो कि एक accused person को इस offense के साथ जोड़ता हो। अच्छा, होता यहाँ पे ये है कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में फिर वो सबूत ढूंढे जाते हैं कि जो किसी मुल्जिम को मुजरिम जाहिर करे और अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में उसके गिल्ट को प्रूव करे। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही आप किसी शख्स की लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। मंसूर अली शाह साहब की जो है 2022 की जजमेंट मौजूद है कि आप गिरफ्तारी कब करेंगे, जब आपके पास कोई कोजेंट, कोई प्लाजिबल एविडेंस होगा। उसके अलावा गिरफ्तारी करने के जो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो पाकिस्तान के लॉ के अंदर भी इनंशिएट किए गए, वो इसलिए किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है कि वो फर्दर ऑफेंस ना करे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं उम्मीद आपसे यही करता हूँ कि आपको कानून का, आप क्योंकि खुद कानून को जानने वाले हैं, हम कानून को जानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि नैब की हिस्ट्री रही है कि नैब के पास जो इंक्वायरी होती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। आप कंप्लेंट करते हो, कंप्लेंट प्रोसेसिंग एक चीज़ होती है, उसके बाद वो इंक्वायरी में जाती है। और इंक्वायरी में ये नैब में 18 20 साल से इंक्वायरीज पड़ी रही हैं, इंक्वायरी ही की स्टेज में। हालांकि उनके कानून में लिखा हुआ है, नैब के कानून में लिखा हुआ है कि आप कितने दिन लगाओगे कंप्लेंट की प्रोसेसिंग में, कितना अरसा लगेगा इंक्वायरी पे, उस पे कितना, उसके बाद कितना अरसा इन्वेस्टिगेशन पे, और कितना अरसा ट्रायल पे। ये केस तो अब इन्वेस्टिगेशन में चला गया था। इस पर ले लेते हैं वकास साहब से जवाब लेते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सतार खान साहब सवाल कर रहे थे वकास अबरेज साहब से। जी सतार साहब को अपना लाइन पे है ना वकास? जी जी हमारे साथ हैं। वकास साहब लाइन पे हो? जी जी बिल्कुल। वकास की आवाज़ नहीं आ रही मुझे, मतलब कि वकास से बातचीत तो करनी है क्योंकि कानून को। जी 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 वकास आ रही है ना आपके पास? अच्छा, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया था जो आपने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट की बात की।
देखिए नैब का जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। जिस तरह आपने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि एक कंप्लेन आती है, उसे वेरीफाई किया जाता है, जो नैब की टीम बैठती है, डीजी उसकी जो है उसको मंजूरी देते हैं, फिर वो इंक्वायरी में बदलती है, इंक्वायरी टर्न इनटू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस में बढ़ती है, तो फिर उसका ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। ये सारे का सारा जो प्रोसेस था, जो कि 90 दिन के अंदर सारा मुकम्मल होता था, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके फिर फिजिकल रिमांड का नहीं, मुकम्मल वकार साहब एक बात ट्रायल। आपको मैं फिर इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, एक बात आपको बता दूं कि जो नैब की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, मैं उस हवाले से बात करता हूँ कि नैब कभी भी 100% जिसे नहीं कहते, 80%, 70%, 60% अपने जो कानून था ना उसके मुताबिक नहीं चलती थी। नैब का ये काम था कि रात को अगर नीयत नैब की आप पे ख़राब हो गई ना, या मुझ पे ख़राब हो गई, तो वो ये प्रोसेस पे नहीं जाते थे, और दूसरी जगह एक बड़ा मुल्ज़म बैठा होता था, टिका के उसने सब कुछ किया होता था, और उसके हवाले से सब कुछ दस्तावेजात पड़े होते थे। उसके मामले में नैब रेंगती तक नहीं थी। अब उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि नैब वही है ना, ये कोई नई नैब तो नहीं बन गई, वही नैब है ना। अब बिल्कुल अब्दुल उस्ताद साहब, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। जो हमारे प्रीवियस नैब के लॉ से जिसमें सेक्शन 18, 22 ए और 24 ए रखा गया था, उसमें नैब के चेयरमैन को, डीजीज को अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रेन्ड पावर दे दी गई थी एट एनी स्टेज ऑफ कंप्लेंट, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन बिफोर इवन फाइलिंग द रेफरेंस। वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन जो तीसरी अमेंडमेंट इमरान खान साहब ने तजवीज़ की और जिसको फिर बाद में अमली जामा पहनाया गया, पीडीएम की हुकूमत में थे, मजीद उन्होंने कुछ इसमें मजीद भी अमेंडमेंट ऐड की। उसके बाद नैब जब भी एक कंप्लेंट को इंक्वायरी में और किसी भी शख्स के अलावा इंक्वायरी में टर्न डाउन होगी, उसे नोटिस दिया जाएगा, और जब वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदलेगी फिर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस सर्वर जाकर नोटिस देगा, उसकी तमील करवाएगा, उसके सिग्नेचर लेगा। अगर वो शख्स मौजूद नहीं है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कोई एजेंट है, वकार साहब ये बताएं कि आप इतना कानूनी लिहाज से आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मैंने नैब की है, तो मैं एक नतीजे पहुंचा हूँ कि एक बहुत बड़ा ताला हो, जिसे ताला कहते हैं, बहुत वजनी ताला हो, आज तक इतना बड़ा ताला बनाना हो, अगर नैब के दफ्तर पे वो ताला लगा दिया जाए, मैं तो यहाँ इस नतीजे तक पहुँचा हूँ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के बाद। ये नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। तो क्या आप जितना आप जानते हैं नैब को, तो नैब को ताले नहीं लग जाने चाहिए? देखिए मैं तो अब्दुल साहब एक ही बात करता हूँ कि अगर नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां या हाथ नहीं काटे जाते। नैब को अगर इन्होंने चलाना है तो उसको दुरुस्त करके चलाएं, अदरवाइज ताले लगाने तो ताले लगा दें। अगर वकार साहब नैब को दुरुस्त तरीके से चलाना है, नैब मेरी बात सुने, नैब तो एग्जेक्टिव पावर्स की पैदावार है, नैब कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस की पैदावार नहीं है जैसे दुनिया में होता है। जो एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस की पैदावार होती हैं, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की पैदावार नहीं होती। ये तो मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने अपने मुखालफों के साथ कुछ करना था तो उन्होंने नैब का दरवाज़ा खोल दिया। अब नैब 2000 से लेकर आज 2023 तक 23 साल हो गए नैब को। नैब ने कोई असूली तौर पर, जैसे कहते हैं ना मिसाली तौर पर तो नैब ने कोई एक काम भी नहीं किया। तो आज अगर हम नैब के ऊपर जाते हैं तो उसका मतलब पिछले 22 साल की नैब को हम भूल जाएं। देखिए जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, डू एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि नैब की अगर आप 20 साल की परफॉर्मेंस देख लें, जितना नैब के ऊपर आपने सर्फ किया, जितने पैसे खर्च किए इनकी तनाव के अंदर, और इनकी रिकवरीज देखे तो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ भी नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस देखे तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीज़ें जो है नैब की हकीकत और नैब की जो परफॉर्मेंस का वो सारे का सारा एक्सपोज करके रख देती हैं कि हमने तो बुलंदो बांग दावे किए थे। वो इमरान खान साहब की हुकूमत में आप देखिए कि 3 साल के अंदर आप शहबाज शरीफ के केसेस को देख ले, 131 दिन के लिए बहन दी बार, 126 दिन के लिए बहन दी बार, हाजा साद अतीक 18 महीने के लिए बहन दी बार, और सारी की सारी चीजें करने के बाद जब इनके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ये रिमार्क्स आते हैं कि ये जो नैब का अदारा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर नैब की साख तो वहीं पे मुतासिर हो जाती है कि जब पाकिस्तान की सबसे आला अदालत, जिसकी जो बात भी आप समझते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन का दर्जा रखती है, तो अल्टीमेटली उनके ये रिमार्क्स हैं एक अदारे के बारे में, तो ये अदारे की सिमत अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे, किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तो माजी के अंदर, हाल के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर भी ये इसी तरह सियासतदानों का कालागार बनता रहेगा, जिसका मकसद अपने पॉलिटिकल हरीफ को डिस्पर्ज करना, डैमेज करना, डेंट करना, जेलों में डालना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलना। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आती, लेकिन हाँ गिरफ्तारियों के हवाले से ये बड़ी इफेक्टिव नजर आती है। वो आपकी भी बारी आ सकती है, वो हमारी भी बारी आ सकती है।
तो अल्टीमेटली कोई सी भी इदारे की आप एफिकेसी देखते हैं, उसकी एफिशिएंसी देखनी है, तो आप देखें उसका कन्विक्शन रेट कितना है, कितने मुल्जिमान को पकड़ा, अगर पकड़ा किसी भी एलिगेशन या एक्विजिशन पे तो उसमें सजाएं कितनों को हुई। तो अगर हम इस चीज को एवेल्युएट करें या असेस करें तो मेरे ख्याल में 100 में से 25% या 20% केसेस के अंदर आप सजाएं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को देखें या पॉलिटिकल जितने भी हमारे पर्सनालिटीज थे उनके केसेस को देख के, तो 100 में से शायद 5 लोगों को भी सजाएं नहीं हुई। तो लिहाजा पॉलिटिकल क्वार्टर्स में से जितने लोगों को डिटेन किया गया उनकी देखे ना, अगर देखे नैब के ऊपर कोई ऐसा होता ना कि ये जो हम जिस खित्ते में रहते हैं इसको एशिया स्पेसिफिक कहा जाता है, मसलन कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसकी बाइफरकेशन की हुई है। उसके बाद उसने बताया कि यहाँ पर 42 एंटी करप्शन एजेंसीज हैं। उन एंटी करप्शन एजेंसी की उन्होंने ग्रेडिंग अपनी रिपोर्ट, अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में की कि जी ए ग्रेड कौन सी है एंटी करप्शन एजेंसीज, बी ग्रेड कौन सी है और जो डॉग ग्रेड है वो कौन सी हैं। तो नैब को उन्होंने डॉग ग्रेड में रखा हुआ था कि नैब के ऊपर अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूरे उस हवाले से, पूरे रेफरेंस से आती है कि इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो नैब की ग्रेडिंग जब आउटसाइड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपकी हुकूमत है या आप इनविजिबल्स में आते हैं जिनके कहने पे नैब चलती है, तो आप कहेंगे जी नैब तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन उससे बाहर निकलें और फिर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो नैब का ऐसे लगता है जैसे कि ये रात के अंधेरे के लिए कोई चीज़ रखी गई है कि अगर आपका कोई टारगेट आपने बना लिया है कि ये हमारा टारगेट है तो नैब को उस पर छोड़ देते हैं, वो टारगेट पकड़ लेती है। और ऊपर से हम ऐसे लोग हैं कि बगैर केस को स्टडी किए बगैर हम कहते हैं कि जी ये फड़या गया, ये चोर होगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में नैब ही को इस्तेमाल करना, जब आपके यहाँ पे सियासी शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ है। इमरान खान और पीडीएम एक ख़ास हवाले से एक ऐसे मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं दोनों कि जिसमें ऐसे लगता है कि बीच बचाव खलीज इतनी बढ़ चुकी है कि बीच बचाव नहीं हो सकता। उसमें नैब के केस के साथ आना, अब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट भी है, अब FIA भी है, वो भी एंटी करप्शन है, और एक एंटी करप्शन एजेंसी है जिसका नाम नैब है। अगर नैब को उससे बाहर रख के बाकियों से काम लिया जाए तो मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन नैब से बहरहाल बेहतर है। गो कि उनके ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, और वो भी माशाल्लाह हर एक हवाले से मतलब, और सारी सूरत हाल तो सामने है। नैब के ऊपर बात करने से भी मेरे ख्याल में हम किसी नतीजे पर तो पहुंच नहीं सकेंगे। अभी जो सूरत हाल ताज़ा चल रही है, वकास साहब आपसे पूछूंगा, अभी हुकूमत ने 2 इजलास बुलाए और दोनों इजलास के अंदर एमरजेंसी की बात की, लेकिन वो तो पीपल्स पार्टी ने उसकी तनकीद की है। मौजूदा हालात को देखते हुए आप चूँकि आइनी और कानूनी लिहाज से चीज़ों को देखते हैं, तो बताइएगा मुल्क में ऐसे वाकई हालात बन चुके हैं कि एमरजेंसी लग सकती है? देखिए, एमरजेंसी नहीं लग सकती क्योंकि एमरजेंसी लगाने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। असेंबली से आप करारदाद पास करवाते हैं, फिर प्रोविंशियल असेंबली जहाँ पे आपने लगानी है, फिर उसके बाद आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक समरी भेजेंगे, फिर वो जो है एमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे थ्रू गवर्नर। तो एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए शायद वो खुद ही से डेविएट कर गए कि हम एमरजेंसी को इम्पोज नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की तरफ से या जो भी कोई सियाना बीच में बैठा था उसने कहा कि इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नुमान भाई, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जिस तरह एक ऐलान कर दिया है कि हम पीर के दिन या मंगल के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर तो जो है दफा 144 का निफाज किया गया है और इस्लामाबाद के अंदर तो आर्टिकल 245 के तहत फौज भी बुला ली गई है। मैं नहीं समझता कि फौज जो इनको इजाजत देगी, और मैं ये भी नहीं समझता कि 144 के होते हुए इस्लामाबाद की पुलिस ये भी उनकी जानिब से कहा गया था कि डंडे का जवाब डंडे से देंगे, तो ये किसकी तरफ इशारा था? सर डंडा उठा नहीं ना सकेंगे, जब 144 लग जाए तो उसके बाद आप कैसे डंडा उठाएंगे? आप वकास साहब आपको छोटा सा आपको इंटरवेंशन करते हैं, थोड़ा टाइम तुम और भी ले सकते हो। वकास साहब मेरे साथ एक मौलाना बैठे हुए थे आज, मौलाना फजलुर रहमान नहीं, एक और मौलाना बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि जी अगर मौलाना ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने और यहाँ इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो पार्लियामेंट के सामने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दे देंगे, तो क्या सूरत हाल हो जाएगी? एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ अपोजिशन, और दोनों एक ही तरह का काम कर रही हैं, एक दिफा चाह रही हैं और दूसरा और करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, हमारे साथ सितार खान साहब थे मौजूदा मंजरनामे पर। दोनों की राय आपने जानी है, कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं दीजिए इजाजत, अल्लाह ने